हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्पुंज स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पार्ट नंबर 3 अनसॉल्व का। और इससे पहले कि आपको 2 पार्ट पढ़ाया गया है, अगर इनको आप ना देखे हों तो पहले वो विजिट कर लें, फिर आप इस पर आएँ पार्ट नंबर 3 पर। और हमारे साथ अगर चैनल पर आप नए जुड़ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। चलिए, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको क्वेश्चन को बताते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लिखा आपकी स्क्रीन पर कि एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है और एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा बताइए। चलिए, हम आपको इसका सलूशन बता रहे हैं। तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे हम लगाएंगे। पहले सबसे तो इसमें आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्शन सीखे होंगे कैसे बनाया जाता है। एक मिनट, नहीं जानते हैं तो आप ध्यान दीजिए। ये आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। अब देखिए आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें दिखानी उस पर ध्यान दीजिए आप। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा दिया हमने 2D प्लेन पर। तो अब आपको इसमें क्या कह रहा है कि आई एम्पियर की धारा, सॉरी 20 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में, देखिए उत्तर ये है दक्षिण इधर है, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में इस तरीके से धारा बह रही है। ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में, यानी दक्षिण से उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है और उससे पहले तार, सॉरी वेग से 2 मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रक्षेपित किया गया। पहले यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रक्षेपित कर लीजिए आप, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रक्षेपित कर लीजिए। फिर यहाँ पर उत्तर से दक्षिण दिशा में वी वेग से प्रक्षेपित किया गया। यहाँ पर ये वी वेग से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब आपको निकालना क्या है चुंबकीय बल यानी एफ निकालना है। क्या निकालना है आपको? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब आपको देखिए यहाँ पर लेकिन बी नहीं पता है। अब आप पहले बी निकाल लीजिए कहीं पर। तो चलिए मैं यहाँ पे कहीं बगल में आपको बी निकाल के दिखाता हूँ। बी कैसे निकलेगा, देखिए ये अनंत लंबाई का कोई तार है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, जहाँ पर, यहाँ पर चलो हम बी मान लेते, चुंबकीय क्षेत्र बी है। और यहाँ पर क्या हमको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपान 2 पाई और आई अपान आर, ये फार्मूला होता है। तो आप इसे लगा लीजिए, म्यू ज़ीरो अपान 2 पाई इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷ और आई की वैल्यू कितनी है, 20 एम्पियर है, 20 है। और अपान में आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻⁻2 कर लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना आपको, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10⁻2 से 10⁻7 कैंसिल हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू आएगी निकल करके वो आ जाएगा 2×4 और गुणे 10 की पावर माइनस में 2 पावर कट गया है तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ गई। तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, चुंबकीय क्षेत्र इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये इतना टेस्ला आ गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर f की वैल्यू निकालनी है। अब आप f पे आ जाइए, f बराबर क्यू वी बी साइन थीटा।
तो Q का मतलब यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कर लेंगे, है ना। और V की वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है। V की वैल्यू 2 रख लेंगे। B का मान अभी जस्ट आपने निकाला, 4 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए V की वैल्यू हमने नहीं रखा, सॉरी, V की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको सही कर लीजिए भाई, V की वैल्यू 2 रखनी थी आपको। V की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 2 रख लेंगे। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पे लिखा है और 4 दूना 8, 16 8 128, 128। और एक अंक पे पीछे से दशमलव लगा लेंगे, पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, और बाकी पावर बचा है। पावर में देखिए क्या है, 19 और 5, 19 और 5 मिल करके कितना हो जाएगा, 24। 10 की पावर माइनस में 24। और ये है फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये आपका सवाल आ गया। और इसके अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन जिधर वेलोसिटी है इसी तरफ, इसी तरफ इसकी डायरेक्शन कहीं होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही कहीं होगी। ठीक, तो आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। पहले देखिए आपको F बराबर QVB साइन थीटा लगाना था, लेकिन B नहीं पता था। तो B क्या होता है, जब कोई अनंत लंबाई का तार हो, उससे स्मॉल r दूरी पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है, B बराबर μ0I/2r। इसका डेरिवेशन भी चैप्टर में कराया गया है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे इन वीडियोस का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समस्थानिक और समभारिक का अर्थ बताना है। तो भैया समस्थानिक और समभारिक देखेंगे क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, समस्थानिक। समस्थानिक, और इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और एग्जाम्पल को बताना है कि समभारिक का है और कि समस्थानिक का है। मतलब कौन कौन सा एग्जाम्पल किस पे लाई करेगा, उस चीज़ को दिखाना है। चलिए देखिए क्या करेंगे। लिखा है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब वह परमाणु या नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, या लिख लेंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, लिखो ऐसे तत्व, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो आप लिख लीजिएगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कौन होगा, जिनके परमाणु क्रमांक समान। जैसे यहाँ पर लिखा गया एग्जाम्पल में, कार्बन 6C12 और कार्बन 6C13। चलिए अब दूसरे पे आ जाइए, समभारिक। समभारिक, समभारिक का मतलब जिसका भार समान है ना, शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है समभारिक। क्या लिखेंगे, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, जिनके परमाणु भार समान हो, जिनके परमाणु भार समान हो, तथा
परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्नों समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, और राइटिंग अगर अच्छी हो भी तो क्योंकि पीपीटी पे लिखा जाता है, देखा कहीं और जाता है, लिखा कहीं और जाता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है राइटिंग में। तो आप राइटिंग के साथ कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा भाई। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें भार समान है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आपका कार्बन 6C14 और नाइट्रोजन 7C14। देखिए इसका भार समान है, इसका भार समान है और इसका परमाणु क्रमांक समान है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। सॉरी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको बताते हैं। लिखा है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य या डी ब्रोगली सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा। चलिए भाई इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियोस को लाइक करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर करें आप, ताकि पता भी चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम पहले परिभाषित कर लेते हैं। डी ब्रोगली सिद्धांत, हेडिंग डाल लीजिए हैं डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत। चलिए डी ब्रोगली सिद्धांत को हम लोग परिभाषित करते हैं, लिखेंगे। इसके अनुसार जब एक कण इसके अनुसार जब एक कण उच्च वेग से गति करता है, उच्च वेग से गति करता है, उच्च वेग से गति करता है, गति करता है, तो वह अपने साथ एक तरंग प्रकृति को वहन करता है, इस प्रकृति को द्वैत प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति को द्वैत प्रकृति कहते हैं, द्वैत प्रकृति कहते हैं। द्वैत प्रकृति कहते हैं। चलिए या इसे डी ब्रोगली भी कहा जाएगा। तो अब आपको लिखना है डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान पी, या फिर लैम्डा बराबर एच अपान में एम इंटू वी।
ये भी हो जाएगा लैम्डा बराबर एच अपान में एम इंटू वी, या फिर लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपान में अंडर रूट में 2m k, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से तीनों फार्मूले लिखे जा सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनों के लिए डी ब्रोगली होता है लैम्डा बराबर, आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है ध्यान से देखिए, दिया गया है 0.41 एंगस्ट्राम, 0.41 एंगस्ट्राम दिया गया है। और आपको विभवांतर बताना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना विभवांतर लगेगा, विभवांतर यानी v की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, देखिए लैम्डा की वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए डी ब्रोगली का फार्मूला हमने पढ़ाया था, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12.27 अपान में अंडर रूट का v, और वो भी किस में, एंगस्ट्राम में, है ना। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 12.27 बटे, सॉरी लैम्डा की वैल्यू रख लीजिए भाई यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू पहले पुट करें। लैम्डा की वैल्यू है 0.41 एंगस्ट्राम, और यहाँ पे 12.27 बटे अंडर रूट बी, और इधर भी किस में रहेगा, एंगस्ट्राम में। तो आप एंगस्ट्राम से एंगस्ट्राम को कैंसिल कर दीजिए, है ना। इधर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट में v बराबर 12.27 बटे में 0.41, दशमलव यहाँ से खसका दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट में v इज इक्वल्स टू 1227 बटे 41, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमें लग रहा लगभग 4 12 लगभग 30 आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। अब इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट वी का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर और रूट इधर कट जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर यानी 30 गुणे 30, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 9 2 0, तो 900, और ये यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट हो जाएगी। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसे यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियोज़ को फिर से रिपीट करके आप देखें। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। एक आपका निरक्षीय स्थिति और दूसरा अच्छी स्थिति, दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे, इसकी प्रूविंग कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना दिमाग खोल करके बैठिए एकदम, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे फुल। तो ये हम एक वायर बना ले रहे हैं, ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे एक वायर बना ले रहे हैं इधर, ठीक। ये है ए और एक है बी, ठीक है। यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज है, और इधर क्या है, प्लस का क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 2l होगी। और जो हमको इंटेंसिटी निकालनी है, किस पे निकालनी है, इसके निरक्ष पर निकालनी है। आपको पता है इसके निरक्ष पर निकालनी है, यानी यहाँ पे कहीं निकालनी है, ऐसे। तो इससे स्मॉल r दूरी पर, ध्यान से देखिएगा, इससे
स्मॉल आर दूरी पर कहीं पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे मिलाते हैं और इधर भी इस पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे इधर, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा हमारा थीटा। और ये देखिए पूरी लंबाई अगर 2L है तो ये इतना कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का L हो जाएगा। देखिए चित्र में भाई काफ़ी अब संशोधन होगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे L दिखाया गया, मैं चलिए इधर ऊपर दिखा रहा हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं, फिर छिप जाएगा। इधर भी L है और यहाँ पे एंगल क्या होगा आपका, थीटा एंगल होगा। स्टेप वाइज आप समझते रहिएगा, नहीं तो चित्र काफ़ी गंदा हो जाएगा। अब देखिए प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इधर कहीं होगी। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कहाँ होगा, इधर ई की तरफ कहीं होगा। और माइनस के कारण जो होगा वो इधर कहीं होगा, यानी इधर E1 मान ले रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा आपका E2 हो जाएगा। E2 लिखा है भैया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इधर अगर देखा जाए इधर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, E1 है देखिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर E1 है और यहाँ पर इधर भी एक ऐसे लाइन बना ले रहे हैं। तो इसका जब कंपोनेंट निकालेंगे, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और E2 का भी इधर है एंगल, यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा, है ना। E1 कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा, और इधर E2 कॉस थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा भाई E2 साइन थीटा इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट पी लिख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट पी लिख लीजिए। चित्र में काफ़ी कुछ ज़्यादा इधर उधर हो गया, ओवर राइटिंग हो गया, तो आप स्टेप वाइज समझते रहिएगा तो आपको चित्र आपका आराम से बन जाएगा। अब देखिए अभी बहुत सारे काम करने हैं इसमें। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल, मुझे चित्र और बड़ा बनाना चाहिए था, सॉरी। तो ये और ये जो इसके बीच की जो लंबाई होगी, यहाँ पे 90 डिग्री जो एंगल बन जाएगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। देखो थीटा इसके सामने लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक का L है, और ये दूरी कितनी है R, यानी ये जो हमारी डिस्टेंस निकल करके आएगी। एक मिनट में कलर चेंज कर ले रहा हूँ पेन का, नहीं तो सब एक जैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखानी है इसकी दूरी होगी अंडर रूट में L स्क्वायर और प्लस का R स्क्वायर। इधर वाली भी दूरी वही चीज़, इधर वाली भी अंडर रूट में कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये देखिए एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब परिमाण में तो समान है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इनके कारण हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो अगर हमको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो किसके कारण मिलेगी, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है। ध्यान से देखिएगा, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ, ये पेन खो जा रहा है भाई। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो किसके कारण निकलेगा, ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो लिखा है इसके कारण मिलेगा। अच्छा, cos थीटा भी आपको नहीं पता है तो भाई cos थीटा निकाल लीजिए। देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, और कर्ण 90 डिग्री सामने वाला, यानी अंडर रूट में कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पे आप प्लस का Q लिख लीजिए, प्लस Q बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो जाएगी आपकी, प्लस क्यू के कारण क्या है, E1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई Q अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का Q रहेगा और अपान में आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, अंडर रूट में यही चीज़ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो है ही है, आर इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है होल स्क्वायर। तो कुल मिला करके जो E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई और Q अपान में यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर और रूट तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये आपका बच जाएगा, E1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे माइनस का Q, सॉरी यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस का Q बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता, तो इसकी भी वैल्यू एकदम सेम सेम आएगी। E2 बराबर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 1/4 पाई और Q अपान में आर स्क्वायर स्क्वायर सब कट करके वही चीज़ आएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए फाइनली जो आपको निकालना है, यहाँ पे आप लिखेंगे, एक मिनट दूसरा कलर ले लें, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, E बराबर लिखेंगे आप E1 कॉस थीटा और प्लस का E2 कॉस थीटा। ध्यान से देखिए यहाँ वाला ये E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, इसी के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो E बराबर कितना आ जाएगा, E1 की वैल्यू रखिए, ये देखिए E1 की वैल्यू ये है और E2 की वैल्यू भी ये है, दोनों सेम सेम वैल्यू हैं, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, है ना। तो दोनों वैल्यू आप वही रखेंगे, 1/4 पाई, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इनटू में कास थीटा की वैल्यू देखो, एल अपान में ये चीज़ है, यहाँ पे आप लिखेंगे एल अपान में अंडर रूट में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर E1, ये E1 की वैल्यू हो गई, ये कास थीटा की वैल्यू हो गई, प्लस ठीक इसी प्रकार से E2 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q अपान में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इनटू में कास थीटा की फिर से वैल्यू रखेंगे, एल अपान में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए नीचे अगर देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम है, तो ऊपर क्या लिख लेंगे 2QL और अपान में 4 पाई, और यहाँ पे देखिए ये वाला रूट और ये कुछ नहीं, इसकी पावर 1 है, तो मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे रूट है तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, और 1 और 1/2 जब ऐड होगा, देखो 1 + 1/2 जब ऐड होगा तो 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4
पाई अपसाइलेन नॉट 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट। यहाँ पर Q इंटू 2L ऐसे लिख लेंगे, 2QL लिखे हैं। और नीचे यहाँ पर देखिए L स्क्वायर और R स्क्वायर की होल पावर जो 3/2 लिखा है, आप अगर ध्यान से देखें तो L ये है और R ये है, तो L की तुलना में R की तुलना में L छोटा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन L। और जब कोई टर्म बटे में होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो R स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो R स्क्वायर लिखा गया है, 1 मिनट में पेन चेंज करके बता देता हूँ आपको। कहने का मतलब यहाँ पे जो R स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ L स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, L स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट, और यहाँ Q इंटू 2L, और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर L छोटा है तो L स्क्वायर को 0 करना था यार, हमने R स्क्वायर को 0 कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर से, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये L स्क्वायर को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ R स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे R की पावर 3 बचेगा। एक काम और बगल में कर लेते हैं, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट, और Q इंटू 2L को P कहा जाता है। देखिए क्योंकि ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो Q इंटू 2L के स्थान पे क्या हो जाएगा, P, और अपान में क्या हो जाएगा, R3। या यही आपका सलूशन हो जाएगा, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, E बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, और P अपान में R³ हो जाएगा। ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, अगर आप समझने का प्रयास करे होंगे तो अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप 10 बार आगे पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते रहिए, और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।